नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान के एकीकरण के टॉपिक का आगे के शेष भाग का वर्णन करते हुए राजस्थान का एकीकरण पूर्ण अध्ययन करेंगे। आज की क्लास के अंदर हमने राजस्थान के 7 चरणों के एकीकरण में से चरणों का एकीकरण का विस्तार से अध्ययन करें। आज हम चौथे चरण से अंतिम चरण तक के एकीकरण का विस्तार से अध्ययन करें। चौथे चरण का एकीकरण 30 मार्च 1949 को यानी तीसरे चरण के बाद लगभग 11 माह बाद चौथे चरण का एकीकरण था 30 मार्च 1949 को। और इस चरण का इस नई राजनीतिक इकाई भौगोलिक इकाई का नामकरण वृहद राजस्थान रखा गया था। वृहद राजस्थान रखा गया था। इस वृहद राजस्थान के दौरान वर्तमान के राजस्थान के भौगोलिक भाग का लगभग एकीकरण पूर्ण हो गया और इसी एकीकरण के पूर्ण होने के चरण को चिरस्थायी रूप से याद रखने के लिए आज भी हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस चौथे चरण के अंतर्गत जो तीसरे चरण के अंदर संयुक्त राजस्थान संघ बना था, इस संयुक्त राजस्थान संघ के अंतर्गत 4 रियासतों व एक ठिकाने का विलय हुआ था। ये 4 रियासतें थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर तथा ठिकाना लावा ठिकाना था। इस चौथे चरण के अंतर्गत इनका संयुक्त राजस्थान संघ में विलय के उपरांत इनका नामकरण वृहद राजस्थान हो गया था और इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर के सिटी पैलेस में किया था। इसकी राजधानी को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। राजधानी के लिए जयपुर और जोधपुर काफ़ी प्रतिस्पर्धा चली थी। फिर कालांतर में पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया था और पी सत्यनारायण राव समिति के अंतर्गत अध्यक्ष तो पी सत्यनारायण राव को बनाया गया था और अन्य सदस्य वी.आर. पटेल, टी.सी. पुरी व एस.पी. सिन्हा थे। इस समिति ने दिल्ली से दूरी या पेयजल आदि विभिन्न कारणों के कारण जयपुर को राजस्थान की राजधानी माना गया था और जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख का पद दिया गया था, जिसके कारण उदयपुर के महाराजा नाराज हो गए थे। इसलिए इसके लिए एक नया पद सृजित किया गया था, महाराज प्रमुख। राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत एकमात्र महाराज प्रमुख पद पर सुशोभित होने वाले उदयपुर के महाराजा पाल सिंह थे। महाराज प्रमुख राज प्रमुख का पद जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय को, वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद पूर्ववर्ती कोटा के महाराजा भीम सिंह को और कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद पूर्ववर्ती बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह और डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह को रखा गया था। इस चरण के उपरांत राजस्थान का लगभग नक्शा पूर्ण हो गया था और फिर बाद में जो एक समिति बनी गई थी राजधानी के विवाद के लिए, सत्यनारायण राव समिति, इस सत्यनारायण राव समिति ने केवल राजधानी के विवाद को ही हल नहीं किया था, बल्कि अन्य जो रियासतें थी जिनका इसमें विलय हुआ था वृहद राजस्थान में,
उन अन्य रियासतों को महत्व देने के लिए इन नगरों के कुछ संस्थाओं के या बोर्डों का मुख्यालय बना। जैसे जयपुर को जैसे राजधानी बनाया गया तो जोधपुर को न्याय विभाग दिया गया था, उदयपुर को खनिज विभाग दिया गया था, कोटा को वन विभाग दिया गया था और भरतपुर को कृषि विभाग और बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया था। और जयपुर राजधानी और राज प्रमुख जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, जिन्हें राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री भी कहते, उस समय उसका पद नाम प्रधानमंत्री था। यह राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री तो थे, परंतु एकमात्र मनोनीत मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में मुख्यमंत्री का चयन निर्वाचन का आधार पर हुआ था। और इस हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया था। उनके मंत्रिमंडल में कोटा से वेदपाल त्यागी, जयपुर से सिद्धराज ढड्डा, उदयपुर से गुरालाल बैया व प्रेम नारायण माथुर, जोधपुर से महाराजा हनुमंत सिंह, फूल सिंह बापना व नरसिंह थे, अलवर से शोभाराव कुमावत, बीकानेर से रघुवर दयाल गोयल थे। और 4 बड़े राजाओं को पेंशन के रूप में एक बड़ी राशि दी जाने, जिन्हें प्रीवर्ष नाम से संबोधित किया गया था। यह प्रीवर्ष की राशि सबसे अधिक उदयपुर के महाराजा गोपाल सिंह को 20 लाख, उसके बाद में जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय को 18 लाख, फिर जोधपुर के महाराजा को 17,50,000 और फिर बीकानेर के महाराजा को 17 लाख प्रीवर्ष दी जाती थी। इस चौथे चरण के उपरांत राम मनोहर लोहिया ने अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया था। अखिल भारतीय स्तर राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया था। एकीकृत राजस्थान की मांग की। उन्होंने कहा कि राजस्थान का विभिन्न चरणों के अंतर्गत अलग अलग भौगोलिक इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है, तो क्यों नहीं एक एकीकृत राजस्थान बनाया जाए, और इसके लिए उन्होंने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। फिर आगे 1.5 माह बाद 15 मई 1949 को वृद्ध राजस्थान के अंतर्गत पहली राजनीतिक इकाई भौगोलिक इकाई मत्स्य संघ का विलय हुआ और इसके उपरांत चौथी राजनीतिक इकाई का नामकरण वृद्ध राजस्थान से संयुक्त वृद्ध राजस्थान कर दिया गया था। अर्थात 5वें चरण के अंतर्गत राजधानी, राज प्रमुख आदि संबंधी कोई परिवर्तन 5वीं, 6वीं और 7वीं चरण के दौरान नहीं हुआ, परंतु चौथे चरण के उपरांत जो राजधानी बनी और जो आगे के पद दिए गए थे, उसके बाद में क्रमशः उसमें परिवर्तन हो गए थे। और 5वें चरण के अंदर मत्स्य संघ इसके अंदर विलय था। मत्स्य संघ जो भरतपुर, धौलपुर, अलवर और करौली से मिलकर बना हुआ था, इनमें से भरतपुर और धौलपुर सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बहुत अधिक सामीप्य में था। इस कारण उन्होंने ब्रज संघ बना करके उत्तर प्रदेश में मिलने का निश्चय किया था, परंतु करौली और अलवर इसके पक्ष में नहीं थे। इस विवाद के समाधान के लिए शंकर राय देव समिति का गठन किया गया था और शंकर राव देव समिति के अंदर R.K. सिद्धवा व प्रभुदयाल सदस्य थे। इन समिति ने मिलकर के ये निश्चय किया गया कि मत्स्य संघ का जो निर्माण हुआ था, इस मत्स्य संघ को अब वृद्ध राजस्थान के अंदर मिला दिया जाए और इसके बाद में इस अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का राजस्थान में विलय हो गया था। और 5वें चरण के बाद इसका नाम का संयुक्त वृद्ध राजस्थान हो गया। छठे चरण के दौरान राजस्थान के भौगोलिक इकाइयों के अंतर्गत जो नामकरण था, उसका एक नाम एक शब्द के अंदर राजस्थान पड़ा था। अर्थात राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान के एकीकरण के 6ठे चरण के अंदर पड़ा था।
और छठा चरण भारत के पहले गणतंत्रता दिवस के दौरान 26 जनवरी 1950 को। और इस समय इस संयुक्त व्रत राजस्थान के अंतर्गत आबू व देलवाड़ा सहित 19 गांवों को छोड़ करके शेष सिरोही का राजस्थान में विलय किया गया था। शेष सिरोही का राजस्थान में विलय किया गया, जबकि आबू देलवाड़ा को बम्बई प्रांत के अंतर्गत रखा गया था। क्योंकि राजस्थान के एकीकरण के दौरान सिरोही में जब आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के अंतर्गत भी गोकुललाल भट्ट को राजस्थान में विलय के काफ़ी चर्चे चले थे। और राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिख करके कहा था कि राजस्थान के अंदर सिरोही का विलय होना चाहिए। और सिरोही का विलय का मतलब होता है गोकुल भाई भट्ट का विलय, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गोकुल भाई भट्ट के बिना हम राजस्थान को नहीं चला सकते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए गोकुललाल भट्ट के गांव हातल गांव को राजस्थान के अंदर रखा गया और आबू देलवाड़ा सहित 19 गांवों को मुंबई प्रांत के अंदर उनके पर्यटन या भौगोलिक महत्व को देखते हुए वहाँ रखा गया था। 26 जनवरी को राजस्थान का छठा चरण पूर्ण हो गया था और छठे चरण के बाद में राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण या 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण होता है और उसी दिन आधुनिक राजस्थान का निर्माण होता है। इसे राजस्थान के स्थापना दिवस के रूप में भी अक्सर मनाया जाता है। राजस्थान के 7वें चरण के अंतर्गत फैजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। उसकी सिफारिश के आधार पर भी इस राजस्थान का निर्माण या पुनर्गठन किया गया था। उस समय आबू व देलवाड़ा जो सिरोही से अलग होकर के मुंबई के अंदर मिले गए, इनको भी राजस्थान के अंदर मिला गया था। राजस्थान के बीच बीच में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान के अंदर मिला गया था और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को भी राजस्थान के झालावाड़ जिले में मिलाया गया था तथा राजस्थान के झालावाड़ से सिरोंज को निकाल करके मध्य प्रदेश के अंदर मिला गया था। इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन के उपरांत पूर्ण हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, यहाँ पर एक 30 सदस्यीय धारासभा थी और इस धारासभा के एकमात्र मुख्यमंत्री हीरालाल उपाध्याय बने थे। इस हीरालाल उपाध्याय की धारासभा ने अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय का पुरजोर से विरोध किया था और बाद में अजमेर को राजधानी बनाने की मांग की थी। इस विवाद के समाधान के लिए भी पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया था। इस समिति में पी सत्यनारायण राव के अलावा वीके गुप्ता व विश्वनाथ थे और इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाए रखते हुए अजमेर को महत्व देने के लिए अजमेर में राजस्व विभाग का मुख्यालय खोला गया। इस प्रकार 7वें संविधान संशोधन के तहत राजप्रमुख के पद को समाप्त करके राजस्थान को एक चरण के राज्य के अंदर सम्मिलित करते हुए अब राजप्रमुख की जगह राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था और राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। उससे पहले राजस्थान में राज प्रमुख का पद और 1 नवंबर 1956 राजस्थान के मुख्यमंत्री आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया थे। इस प्रकार अजमेर जिले के राजस्थान में विलय के पश्चात ही 26वां जिला अजमेर बन गया और राजस्थान का एकीकरण भी हुआ। साथियों, हमने 5 क्लास में राजस्थान के एकीकरण का विस्तार से अध्ययन किया। अगर आपको राजस्थान के एकीकरण के संबंधित कोई भ्रांति और किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझे
व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क करके इसके समाधान करवा सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।